हेलो एवरीवन, मैं हूं वैभव श्रीवास्तव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस स्प्राइट पर। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था, हमारा जो अगला सब्जेक्ट होगा वो हमारा शुरू होने वाला है व्हाइट बोर्ड के साथ। तो यहां पर मैं आपका पहला सब्जेक्ट लेकर के आ रहा हूं व्हाइट बोर्ड के साथ, ऑफलाइन क्लास की फीलिंग के साथ, जिसका नाम है इरिगेशन इंजीनियरिंग, मतलब सिंचाई अभियांत्रिकी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस सब्जेक्ट को जो हमें पढ़ना है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं डिफरेंट एग्जाम्स की बात कर लेता हूं, देखिएगा जो हमारा ये कोर्स है वो डिफरेंट एग्जाम्स के पर्पस से है। तो अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले एसएससी जेई के लिए, ठीक है, अगर हम बात करते हैं एसएससी जेई के लिए, तो एसएससी जेई आपको पता है 2 स्टेज एग्जाम है। पहला प्री स्टेज, अगेन मेंस का स्टेज होता है, जहां प्री स्टेज में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, मेंस के स्टेज में आपका कन्वेंशनल पेपर होगा। तो अगर हम बात करते हैं प्री स्टेज में, तो प्री स्टेज में इस एग्जाम से जो क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, मैं बात कर रहा हूं। बट लास्ट 3 to 4 इयर्स की बात करें तो इसका वेटेज बढ़ करके 7 to 8 मार्क्स तक पहुंच गया है। 7 to 8 मार्क्स। तो अगर मैं अब इसको लिखना चाहूं तो लास्ट 5 ईयर के डाटा के बेसिस पे मैं यहां पर 5 to 7 क्वेश्चंस यहां पर मेंशन कर सकता हूं ओवरऑल, अगर हम बात करते हैं लास्ट 5 इयर्स के बेसिस पे। नेक्स्ट मेंस की बात करें तो मेंस में भी आप मिनिमम मान के चलिएगा 25 से लेकर के 35 मार्क्स के बीच, 25 से लेकर के 35 मार्क्स के बीच आपका इस पेपर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं, इन सभी टॉपिक्स का भी मैं 1 by 1 आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा कि ये किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को हमें सिंपल बनाने की बात करना है और सक्सेस स्प्राइट का काम यही है, टू मेक द कॉन्सेप्ट इजी। तो अगर हम बात करते हैं एसएससी जेई की, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जो अपकमिंग आपका एग्जाम है वो है डीएफसीसीआईएल का, जिसमें हम इरिगेशन की बात करते हैं। वो एसएससी का वेटेज ही रख रहा है, एसएससी का वेटेज ही रख रहा है। प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पे जो हमने डाटा एनालिसिस किया है, वहां पर हम मान के चल सकते हैं 4 to 6 क्वेश्चंस आपको कहां से मिलने वाले हैं, आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग से मिलने वाले हैं, और जो कि आप चुटकी बजाते हुए यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। अगेन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम जो टारगेट है हमारा एमपीपीएससी एई, अगर हम बात करते हैं एमपीपीएससी एई में तो लगभग 15 to 18 मार्क्स, क्योंकि यहां पर लगभग एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा आपका, तो मान के चलिएगा 15 to 18 मार्क्स यहां पर एमपीपीएससी में आपसे प्रीवियस ईयर बेसिस पर पूछा गया है। और ऑन एन एवरेज हम बात करेंगे 4 to 5 क्वेश्चंस यहां पर आपसे पूछे जाने वाले हैं, ये मान के चलिएगा। और डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए बात कर रहा हूं, क्योंकि एमपीपीएससी में एक पूरा मॉड्यूल दिया हुआ है, पूरा यूनिट दिया हुआ है, जिसमें आपका डब्ल्यूआरई भी इंक्लूड होता है। तो इरिगेशन और डब्ल्यूआरई, अगर हम डब्ल्यूआरई में बात करें तो इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों को मिलाकर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर 5 to 6 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी बन रही है। अगेन मैं व्यापम इंजीनियर की बात करता हूं, व्यापम सब इंजीनियर्स के लिए भी अगर हम बात करें, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ आरआरबी के लिए भी यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरआरबी जेई के लिए, तो इनमें भी ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करता हूं, ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ऑन एन एवरेज 4 to 6 क्वेश्चन हर ईयर में पूछे जा रहे हैं। और डिफरेंट लास्ट 5 ईयर के डाटा अगर एनालिसिस करें तो डिफरेंट एग्जाम, चाहे वो गेट हो चाहे ईएसई हो, किसी भी एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारा इरिगेशन का वेटेज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, इरिगेशन का वेटेज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। पता नहीं क्यों, बट एक छोटा सा सब्जेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस, स्कोरिंग सब्जेक्ट आप वहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन हम बात करते हैं, ये डिफरेंट एग्जाम्स की बात कर ली है, तो हम बात करते हैं, हमने पैराग्राफ देखते हैं इरिगेशंस का, और उस पैराग्राफ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की बात करते हैं। तो बिल्कुल घबराइए नहीं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा सिंप्लीफाई सिलेबस बताने वाला हूं। साथ ही साथ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से जो भी है स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट, बट उससे पहले हमें समझना जरूरी है हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस एग्जाम में किस टॉपिक पर ज्यादा हमें जोर देना है, ये सारी बातें हम यहां पर करने वाले हैं। तो आप किसी भी नए इंसान से मिल रहे हैं, यहां पर आपका नया इंसान है इरिगेशन इंजीनियरिंग, और जब आप इस नए इंसान से मिलने की बात कर रहे हैं, पहले हाथ मिलाएंगे, मेल जोल बढ़ाएंगे, मतलब क्या करेंगे, जान पहचान। तो इसका भी जो फर्स्ट चैप्टर हम लेकर के आ रहे हैं वो हम लेकर के आ रहे हैं इंट्रोडक्शन।
अब बात आती है सर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं सर? इंट्रोडक्शन में ये हम पढ़ेंगे कि भैया इरिगेशंस होता क्या है, व्हाट इज इरिगेशंस, इरिगेशंस होता क्या है। तो हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे इरिगेशंस के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे कितने टाइप के या कितनी टेक्निक से हम इरिगेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। टाइप या टेक्निक्स, तो अगर मैं बात करूं यहां पर टाइप एंड टेक्निक्स, इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। टाइप एंड टेक्निक्स, देन हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स एंड टेक्निक्स के। अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा यहां पर रफ कर लेते हैं हम, और यदि मैं यहां पर बात कर रहा हूं डिफरेंट टाइप एंड टेक्निक्स के, तो डिफरेंट टाइप एंड टेक्निक्स के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस से भी पूछा गया है। तो अगेन मैं इस पार्ट को भी अंडरलाइन कर देता हूं क्योंकि इस पार्ट को समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। अगर हमने एक बार मेथड्स को समझ लिया, टाइप ऑफ इरिगेशंस को समझ लिया, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें समझ में आ जाएंगे क्योंकि इनके बेसिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक कि स्प्रिंकलर इरिगेशन, जैसे हम बात हैं फव्वारा मेथड, ठीक है। तो स्प्रिंकलर इरिगेशंस की यदि मैं बात करता हूं, उसका डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है, किस तरीके के ग्राउंड पर आप स्प्रिंकलर इरिगेशन कर पाएंगे और किस तरीके के ग्राउंड पर आप स्प्रिंकलर इरिगेशन नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस की बात होती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारी ग्रोथ के लिए फूड जरूरी होता है और उस फूड को बनाने के लिए पानी जरूरी होता है। उसी तरीके से इरिगेशंस, हमारी जो फसलें हैं उनके लिए वो पानी है जो उनको फूड बनाने के लिए जरूरी होगा, उनको ग्रो करने के लिए जरूरी होगा। तो अगर हम बात करें, अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमें एक अच्छी क्वालिटी का पानी पीना चाहिए, वरना हमें डिफरेंट टाइप्स की बीमारियां हो सकती हैं। उसी तरीके से इरिगेशंस में भी जो इरिगेशंस के लिए वाटर यूज करना है उसकी एक क्वालिटी होती है। तो हम यहां पर क्वालिटी चेक करेंगे किसका, इरिगेशन वाटर का। तो क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, जो इरिगेशन वाटर है उस इरिगेशन वाटर की क्वालिटी भी हमें यहां पर चेक करनी है। और इस पोर्शन से भी आपके करंट में, जैसा कि लास्ट 5 इयर्स के डाटा के बेसिस पे बात कर रहा हूं, तो करंट में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओवरऑल मैं बोल लूं कि भैया किसी भी पर्सन से मिलना है, किसी भी व्यक्ति से मिलना है तो इंट्रोडक्शन अच्छे से करना है और जान पहचान अच्छे से बढ़ानी है। कब क्या काम आ जाए पता नहीं, तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर को ही आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा हमारा, ठीक है। अब हमने बात कर ली भैया, इंट्रोडक्शन तो कर लिया, लेकिन उसके साथ आपका या आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं उनका रिलेशनशिप क्या है। तो अगर हम बात करते हैं एक फसल है तो फसल को उगाने के लिए हमें चाहिए सॉइल, और सॉइल देन प्लांट, और प्लांट के साथ है वाटर। तो सॉइल, प्लांट एंड वाटर का रिलेशनशिप देखना होगा। और सॉइल, प्लांट एंड वाटर का रिलेशनशिप जो है उसको हम कई बार बोलते हैं वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। अगर हम बात करते हैं क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट क्या है, भैया आपको ग्रो करना है, एक दिन में डॉक्टर बोलता है 10 गिलास पानी पीजिएगा, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है या नहीं, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है। उसी तरीके से अगर तुमने एक गमला रखा और उसको पानी से भरा रखे 24 घंटे तो वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन तुमने उसको पानी नहीं दिया तब भी वो प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएगा। एक ऑप्टिमम पानी आपको उसको देना होगा उसकी ग्रोथ के लिए जो कि जरूरी होगा। तो हमें वो रिलेशनशिप्स के थ्रू पता चलेगा कि वाटर रिक्वायरमेंट कितना हो रहा है। तो यहां पर जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में जो हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी में बात करेंगे तो टर्मिनोलॉजी में जो हमारे टर्म्स आते हैं वो आते हैं ड्यूटी एंड डेल्टा, ड्यूटी एंड डेल्टा। साथ ही साथ यहां पर ही हम बात करेंगे मॉइस्चर्स लेवल, डिफरेंट टाइप के मॉइस्चर्स लेवल की। अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कुछ पीडब्ल्यूपी होता है, अगर हम बात करते हैं कुछ फील्ड कैपेसिटी होता है, अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट तरीके के हमारे मॉइस्चर्स लेवल यहां पर निकल करके आने वाले हैं। तो उन डिफरेंट मॉइस्चर्स लेवल की हम यहां पर बात करने वाले हैं। अगेन मैं आपको फिर से बोलूंगा,
ये जो टर्म है ना ड्यूटी एंड डेल्टा, डबल स्टार लगा लेना बच्चों, डबल स्टार। और मॉइस्चर लेवल में इसमें भी डबल स्टार लगा लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बेसिकली जो न्यूमेरिकल पोर्शन बनता है ना वो मॉइस्चर लेवल वाले पोर्शन से या ड्यूटी एंड डेल्टा वाले क्वेश्चन से हमारा बन जाता है। कुछ बेसिक फैक्चुअल डाटाबेस क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया शुगर कैन के लिए ड्यूटी कितना होगा, डेल्टा कितना होगा, भैया ड्यूटी डेल्टा क्या है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, इन सभी टर्म्स को बिल्कुल क्लियरिफाई करेंगे, बट अभी समझना है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें ज्यादा टाइम देना है या ज्यादा जोर देना है। अगेन मॉइस्चर लेवल की बात करेंगे, तो मॉइस्चर लेवल की बात करने के बाद हम बात करेंगे कुछ इफिशियंसी की। तो इरिगेशन इफिशियंसीज की बात करूंगा मैं इस चैप्टर में, इरिगेशन इफिशियंसी। और अगर इरिगेशन इफिशियंसीज की बात करते हैं, इरिगेशन इफिशियंसी की बात करते हैं, अगेन भैया यार इसको भी 1 स्टार तो दे देना, वरना ये भी बुरा मान जाएगा। और जब ये बुरा मान जाता है ना तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं यार, क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो अगर मैं बात करूंगा तो चैप्टर नंबर 2 को आप 2 स्टार दे देना, कम से कम 2 स्टार। और मैं तो बोलता हूं 3 स्टार, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन मोस्टली इसी पोर्शन से आने वाला है। मॉइस्चर लेवल पे न्यूमेरिकल, इरिगेशन एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल, ड्यूटी एंड डेल्टा पे न्यूमेरिकल। तो ये पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक होने वाले हैं हमारे, जिनको हमें समझने की बहुत अच्छे से जरूरत होने वाली है। तो ये टॉपिक 2 स्टार, अगेन 2 चैप्टर और 2 स्टार, 2 चैप्टर 2 स्टार। तीसरे में चलते हैं भैया। अब अगर आपने बोला कि पानी देने की जरूरत है क्रॉप्स में, तो हमेशा बारिश के थ्रू पानी मिलेगा क्या? पॉसिबल नहीं है वो दोस्त। अगर हम बात करते हैं हमेशा बारिश के थ्रू नहीं मिलेगा, हमें क्या करना होगा, हमें एक डैम बनाना होगा, पानी का स्टोरेज करना होगा, और स्टोर वाटर को अगेन हमें लेकर के आना होगा अपने खेतों तक, तब जाकर के सिंचाई का काम पूरा होता है। और जब हम स्टोर वाटर को सिंचाई के लिए खेतों तक लेकर के आएंगे तो हमें क्या डिजाइन करना पड़ेगा, कैनाल। क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट तो निकाल ली, आपने रिक्वायरमेंट, आपके घर में 5 लोग हैं, रिक्वायरमेंट निकाल ली, 50 गिलास पानी दिन का चाहिए और उतना ही पानी ठंडा करना है। तो जो मटका लेकर के आएंगे उस कैपेसिटी का लेकर के आएंगे या नहीं, तो वही कैपेसिटी अब यहां से कैनाल डिजाइन हमें निकाल करके देगी। तो कैनाल डिजाइन की बात करना है। और कैनाल डिजाइन की बात करेंगे तो अगेन मैं बता दूं यहां पर 2 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, एक तो है कैनेडीज और दूसरी है लेसीज की थ्योरी। तो ये दोनों थ्योरी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली लेसीज थ्योरी से आपका फैक्चुअल डाटा पूछा जा सकता है जो कि डिजाइन का डाटा होता है, और कैनेडीज थ्योरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका पूछा जा रहा होता है। क्लियर हो रही है बात? तो कैनेडीज एंड लेसीज थ्योरी की अगर हम बात करें तो यहां पर कैनेडीज और लेसीज थ्योरीज की बात करते हैं। बट कैनाल, कैनाल यानी नहर, उसकी डिजाइन करना है। भैया डिजाइनिंग की क्या जरूरत है? भैया 2 तरीके से डिजाइन होती है। एक तो तुम सिंपली खोद दो, जो भी तुम्हारा सॉइल है उसको खोद दो, एक्सकेवेशन कर दो, और जब तुमने एक्सकेवेट किया नहर बन गई। नाली तो कभी भी बन गई है, एक पानी कैरी करने के लिए एक आपका स्ट्रक्चर बन गया है। और उसी तरीके से अब उसमें थोड़ा सा सीमेंटिंग कर दो, तो एक हमारी होगी लाइंड कैनाल। जब आप सीमेंटिंग कर देंगे उस सरफेस को स्मूथ बना देंगे तो वो होगी लाइंड कैनाल, और एक होगी अनलाइंड जहां पर आप केवल सॉइल की बात कर रहे हैं। तो लाइंड एंड अनलाइंड 2 तरीके के कैनाल होंगे, उनकी बात करेंगे। और यहीं पर सीपेज की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि भैया अगर आपने केवल और केवल मिट्टी में पानी बहा रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना पूरा पानी बहकर आपके खेत तक आएगा। हो सकता है मिट्टी के साइड से कुछ पानी लॉस हो जाए, और उस लॉस में कैनाल डिजाइन, अनलाइंड कैनाल, सीपेज होगा। तो थोड़ी सी सीपेज की बात कर लेंगे हम यहां पर कि सीपेज होता क्या है। अब कैनाल तो बना दी, लेकिन एक बार में कैनाल में कितना पानी छोड़ोगे, जितना जरूरी है? क्या पूरा डैम खाली कर दोगे? पूरा डैम खाली करोगे? पूरा डैम खाली नहीं करोगे। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कितने तरीके के कैनाल हैं, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका रेगुलेशन करेंगे। जैसे कि पानी, आप फैन चला रहे होते हैं फैन चला रहे होते हैं तो फैन में रेगुलेशन होता है, रेगुलेटर होता है। 1 पे चला लिया, 2 पे चला लिया, 3 पे चला लिया। कैनाल में कब कितना पानी छोड़ना है उसके हिसाब से रेगुलेशन वर्क हमें बनाना पड़ेगा। और जब हम रेगुलेशन वर्क की बात करेंगे तो यहीं पर हम बात कर लेंगे कैनाल क्रॉस सेक्शंस की। तो अगर हम बात करें तो हम कैनाल क्रॉस सेक्शंस, अगर हम बात करें, दोनों जगह आप काम कर सकते हो कैनाल क्रॉस सेक्शंस पे, लेकिन कैनाल रेगुलेशंस के लिए कैनाल आउटलेट की बात की जाती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, कैनाल आउटलेट की बात करेंगे हम। कैनाल आउटलेट होते क्या है, ठीक है। यहीं पे एक टर्म होता है
फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, और यहां पर हमारा एक और टर्म होता है कैनाल की सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। तो ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जहां हम बात कर रहे हैं कैनाल आउटलेट, हम बात कर रहे हैं कैनाल फ्लेक्सिबिलिटी, कैनाल सेंसिटिविटी। तो अगेन इस चैप्टर को मैं बोलूंगा थोड़ा सा 1 स्टार मार्क दे देना यार, क्योंकि ये चैप्टर बुरा मान गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो सॉरी 5th नंबर में नहीं, सॉरी 5th नंबर में नहीं, हम 4th नंबर की बात कर रहे थे, तो 4th नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर ये लेसिस और डिजाइन, बेटा मैंने बोला ना लेसिस के फॉर्मूले पढ़ने हैं, ये तो आना ही है, इसको इंपॉर्टेंट देने की जरूरत नहीं है। याद है तो क्वेश्चन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। बट यहां पर हमें बहुत सारी चीजें समझने की बात आ जाती है। तो यहां पर हम समझते हुए बात करेंगे कि भैया कैनाल आउटलेट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कैनाल की सेंसिटिविटी क्या है। तो इन सब बात को साथ ही साथ एक और टर्म होता है कैनाल एस्केप या कैनाल प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। तो कैनाल एस्केप भी क्या होता है, हम यहीं पे बात करेंगे कैनाल से रिलेटेड सारे टर्म्स की, कि वो सारे टर्म्स होते क्या है। नेक्स्ट, डायवर्जन एंड क्रॉस ड्रेनेज वर्क। भैया ये टॉपिक जो है ना, अगर मैं बात करूंगा 5वां पूरा टॉपिक नहीं करना, 5वें में ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से फ्रीक्वेंटली एसएससी लास्ट 3 ईयर्स से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ रहा है। और डिफरेंट एग्जाम में देखा जाए, डीएफसीएससीआईएल की हमने बात की थी, एमपीपीएससी की बात की थी, तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस मतलब जब एक दूसरे को काटें, ड्रेनेज मतलब पानी का बहना, और वर्क मतलब उसका काम करना। तो एक नीचे से रिवर बह रही है, उसके ऊपर से रिवर बहना है, और दोनों को मिक्स नहीं होने देना है। तो ओवर ब्रिज की कंडीशन हो गई, और इस तरीके से पानी को ले जाना है। तो ऐसे स्ट्रक्चर हमारे क्या कहलाते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क। डायवर्जन का मतलब क्या होता है, रास्ते से भटका देना, रास्ते से भटका देना। अगर ज्यादा पानी आ गया तो उस कंडीशन में एक नदी बह रही है और नदी पे हमें पानी रोकना है, क्योंकि उस नदी के पानी से सिंचाई करनी है, तो हम बनाएंगे वहां पर बियर एंड बैराज या डैम स्ट्रक्चर। तो हम बियर एंड बैराज बनाएंगे। तो बियर एंड डैम स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टोरेज के काम में आता है, जबकि बियर एंड बैराज होते हैं पानी की डायरेक्शन को मोड़ने के काम आते हैं। तो डायवर्जन वर्क में अगर हम बात करेंगे, तो डायवर्जन वर्क में हम बात करने वाले हैं बियर्स की एंड बैराज की, ठीक है, बियर्स की एंड बैराज की। जबकि क्रॉस ड्रेनेज में हम बात करने वाले हैं किस किस की, ध्यान रखना, एक्वाडक्ट, ठीक है। एक्वाडक्ट तुमने नाम सुना होगा, एक्वाडक्ट, ठीक है, एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट। तो तुमने ये कुछ नाम सुने हुए हैं, और इन्हीं नामों की हम चर्चा करेंगे अपने किसमें, क्रॉस ड्रेनेज वर्क में। अब देखो, डायवर्जन भी हो गया, कैनाल का कंस्ट्रक्शन भी हो गया, कैनाल से रेगुलेशन भी हो गया, डायवर्जन भी हो गया, और इस सारी प्रोसेस में पानी का क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली सीपेज। जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, तब मैं यहां पर आपको एक टॉपिक इंक्लूड करूंगा जिसे हम करेंगे सीपेज थ्योरी, जिसे हम बोलते हैं सीपेज थ्योरी। और सीपेज थ्योरी की अगर मैं बात करता हूं, तो सीपेज में जनरली 2 थ्योरी पढ़ते हैं आप। एक पढ़ते हैं आप लेंस थ्योरी, लेंस की थ्योरी, और एक पढ़ते हैं आप खोसला की थ्योरी। जबकि देखा गया है मोस्टली क्वेश्चन में, खोसला की थ्योरी जब तक आप नहीं समझ सकते हैं, जब तक आपने लेंस की थ्योरी नहीं समझी हुई है। तो लेंस की थ्योरी को हम पढ़ेंगे, बट खोसला की थ्योरी को शिद्दत के साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि खोसला की थ्योरी से हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो खोसला की थ्योरी को यहां पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। लेंस की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन दोनों के बीच में एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था वेट, ठीक है। तो वेज की थ्योरी भी हम पढ़ेंगे, लेंस खोसला के बीच में वेज की थ्योरी भी पढ़ेंगे कि वेज की थ्योरी क्या बोलती है, लेकिन उसको यहां पर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं। तो अब आपका कैनाल वर्क कंप्लीट होता है, कैनाल डिजाइनिंग, कैनाल रेगुलेशन, डायवर्जन एंड क्रॉस ड्रेनेज वर्क। तो ये तीनों कैनाल से रिलेटेड है। और यहीं पर एक और पॉइंट कवर अप करूंगा मैं, कैनाल क्रॉस सेक्शन। आपने देखा होगा कैनाल के साइड में जाते हैं, स्लोपिंग बनी होती है, साइड स्लोप होता है, बेड स्लोप होता है, बीच में ऐसे ऊपर उठी हुई दीवारें बनी होती हैं। वो सारे क्या हैं, क्या टर्म्स हैं, क्या उनके नाम हैं, ये सारी चीजें हमें पूछा जाता है। तो वो सारी चीजें इस क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल अंडर द टॉपिक 3, 4 एंड 5 इसमें हम कवर अप करने वाले हैं। अब
डायवर्जन तो कर दिया भैया, क्या केवल डायवर्जन से ही पानी आता है? नहीं, कई बार स्टोरेज से भी पानी आता है। जैसे डिफरेंट डैम्स बनाते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए, इरिगेशन के लिए, वाटर सप्लाईज के लिए, तो यहां पर डिफरेंट डैम्स की बात करते हैं और उन डैम्स से पानी निकालने के लिए हम बात करते हैं एक स्ट्रक्चर की जिसका नाम होता है स्पिलवे। तो इस टॉपिक में मैं आपसे बात करने वाला हूं जनरली ग्रेविटी डैम की, क्योंकि यहां पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ग्रेविटी डैम, जो कि हम इरिगेशन टॉपिक के अंदर कवर अप करते हुए चलेंगे। 1 स्टार से भी दे देना यार, क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से, ठीक है। अगेन हम बात करेंगे रिवर ट्रेनिंग वर्क की। रिवर ट्रेनिंग वर्क क्या है? देखो, ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रशिक्षण देना। अब एक जो रिवर है वो नियंत्रित तरीके से भाग रही है, जगह जगह अपना प्रसार कर रही है। अब उस प्रसार को रोकना है या उस प्रसार को बढ़ाना है तो उस पानी को ट्रेंड करना होगा कि भैया आपको यहां से नहीं यहां से जाना है। तो आप क्या करते हैं, ट्रैफिक पुलिस देखी है, जब चेकिंग करनी होती है तो इस तरीके से, ये रोड है, रोड के एक साइड पे बैरियर यहां, एक बैरियर यहां, एक बैरियर यहां, अब तो आपके ट्रैफिक को कुछ ट्रेंड करने की कोशिश कर रही होती है। उसी तरीके से हमें रिवर वर्क को भी क्या करना होगा, ट्रेन करना होगा। और हम बात करेंगे मिएंडरिंग की, हम बात करेंगे मिएंडरिंग पैरामीटर्स की, इन सभी की बात करेंगे हम रिवर ट्रेनिंग वर्क में। तो यहां पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो रिवर ट्रेनिंग की बात करेंगे। तो ये हमारा इरिगेशन के टॉपिक हैं जिनको हम कवर अप करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, जल्दी ही हम कल नेक्स्ट क्लास शुरू करने वाले हैं। तो किस तरीके से करेंगे, इस सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर अप करते हुए, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी कंबाइन करेंगे। और प्लीज लाइक द सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है ये, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बोर्ड की विजिबिलिटी प्रॉपर है, क्या आपको इसमें कुछ सुधार की चीजें समझ में आ रही हैं। तो जो भी आपके कमेंट होंगे उनके बेसिस पर हम अपने करेक्शंस को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा सक्सेस स्प्राइट के साथ। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा डाउट हो, और जितने भी डाउट होंगे तो उसके लिए मैं एक अलग से लाइव सेशन ले लूंगा। अगर ज्यादा डाउट होते हैं आप लोगों के तो उसी के लिए लाइव सेशन ले लूंगा। तो इस बारे में भी अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को व्यक्त जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशंस, थैंक यू सो मच। हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शंस के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिएगा सक्सेस स्प्राइट के साथ। थैंक यू सो मच।